कई देश कर्ज के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन एक बेल आउट पैकेज आ रहा है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीनी नेता शी जिनपिंग इस नए युग के बारे में बहुत बात करते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित युग, और वो उस वादे पर अच्छा कर रहा है। मैंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बहुत बात की है। इसे वन बेल्ट वन रोड टू मैसिव अमाउंट ऑफ डेट भी कहा जाता है। यह अवसंरचना निवेश पहल का उदाहरण है जिसने दुनिया भर के दर्जनों देशों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर गहराई से निर्भर बना दिया है। वाह, क्या आप वित्तीय कारणों से सीसीपी पर अत्यधिक निर्भर होने की कल्पना कर सकते हैं? खुशी है कि यहाँ अमेरिका में हमें वो समस्या नहीं है। एक विशेषज्ञ ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, चीन चाहते हैं सरकारों के कान हो जहाँ कच्चे माल स्थित हैं, या बड़े बाजार, या रणनीतिक बंदरगाह, या जहाँ शिपिंग लेन तक पहुँच है। यह अमेरिका के लिए इन देशों तक पहुँच को प्रभावी ढंग से काट सकता है, जिसका अर्थ है कम और कम वैश्विक प्रभाव। याद रखें, यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नया युग है और वे परम प्रभावशाली बनना चाहते हैं। ओह, एक दुष्ट शासन के जीवन लक्ष्य मेरे चचेरे भाई के समान क्यों है? लेकिन यहाँ चीनी ऋणों के बारे में बात है, वे अविश्वसनीय रूप से गुप्त हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण बहुत पारदर्शी होते हैं। आप क्रेडिट लाइनों, ऋण राहत और पुनर्गठन कार्यक्रमों आदि का विवरण देख सकते हैं। चीनी ऋण एक पूर्ण ब्लैक बॉक्स है। ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक देश के नागरिकों को विवरण भी ज्ञात नहीं है। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तानाशाही के साथ काम करना पसंद करती है। वे भी पारदर्शिता पर बड़े नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सीसीपी को बहुत बदनाम करता हूं, लेकिन लोगों को अस्पष्ट अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना और फिर उन्हें जितना वे सौदेबाजी करते हैं उससे अधिक के लिए लेना सचमुच है शैतान क्या करता है। अगर शी कभी जॉर्जिया जाते हैं तो हम सभी को चिंतित होना चाहिए। लेकिन ये अस्पष्ट ऋण है, इसलिए यह इतना चिंताजनक है कि चीनी ऋण देने के साथ एक नया चलन है। हाल ही में चीन आर्थिक संकट का सामना कर रहे देशों को दसियों अरबों डॉलर का गुप्त आपातकालीन ऋण दे रहा है। इस त्वरित व्यावसायिक ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से गरीब, विकासशील देशों को कर्ज देती रही है, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि पार्टी विशेष रूप से उन देशों को लक्षित कर रही है जो बड़े वित्तीय संकटों के जोखिम में हैं या बीच में हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि चीन के विदेशी ऋण का बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, अब कम आय वाले देशों को है जो वर्तमान में ऋण संकट में हैं या इसके उच्च जोखिम में हैं। वे उन्हें अलग कर रहे हैं क्योंकि वे कमजोर और हताश लगते हैं। ओह, वे हर किसी की तरह हैं। फ्रेट लड़का मैं कॉलेज में वापस जानता था। एडाटा एक शोध प्रयोगशाला है जिसके पास चीनी उधार पर दुनिया का सबसे व्यापक डेटाबेस है। इसमें 300 से अधिक चीनी सरकारी संस्थानों और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं से 165 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के ऋण पर डेटा है। और उन्होंने जो पाया वो बहुत परेशान करने वाला है। पिछले कई वर्षों में चीन ने आपातकालीन ऋणों में दसियों अरबों डॉलर का भुगतान किया है। वेनेजुएला, इक्वाडोर, अंगोला, लाओस, सूरीनाम, बेलारूस, मिस्र, मंगोलिया और यूक्रेन जैसे देशों के लिए। लेकिन सबसे बड़े तीन पाकिस्तान, श्रीलंका और अर्जेंटीना रहे हैं। उन तीनों का ही आपातकालीन ऋण में लगभग 33 बिलियन डॉलर का योगदान है। इन आपातकालीन ऋणों को प्राप्त करने वाले कई देशों में पहले से ही चीन से बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण है, और विश्लेषकों का कहना है कि चीन इन देशों को अपने पिछले ऋणों पर चूक करने से रोकने के लिए आपातकालीन ऋण दे रहा है। विशेष रूप से श्रीलंका वास्तव में खराब प्रदर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि देश दिवालिया हो गया है। साल की शुरुआत से ही वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा, लेकिन YouTube हमें विमुद्रीकृत कर देगा और फिर चीन शायद झपट्टा मारकर हमें कर्ज देने की कोशिश करेगा। दुनिया के सबसे गरीब देशों पर चीन का काफी कर्ज है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से लगभग 70% इस साल कर्ज चुकाने के लिए लगभग 53 बिलियन डॉलर देंगे, और इसका 1/4 से अधिक चीन को है। ये देश उन चीनी ऋणों को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर वैश्विक घटनाएं जैसे मौजूदा मुद्रास्फीति संकट चीजों को और खराब कर देती हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को चीन का कर्ज नाटकीय रूप से बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला में वित्तीय संकट, कोविड महामारी और हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध ने इसे आगे बढ़ाने में मदद की।
बात यह है कि इनमें से कई देशों के लिए चीनी ऋण शायद चीजों को और खराब कर रहे हैं। चीनी ऋणों का आकर्षण यह है कि उनका कोई बंधन नहीं है, कम से कम कानून के शासन या पारदर्शिता के संदर्भ में। यह चीनी ऋणों को तानाशाहों के लिए बहुत आकर्षक बनाता है। दुर्भाग्य से यह किसी भी प्रकार के सुधार को रोकता है जो वास्तव में देशों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगा। एडाटा के कार्यकारी निदेशक ब्रैडली पार्क्स के अनुसार, जब बीजिंग अंतिम उपाय के वैकल्पिक ऋणदाता के रूप में कार्य करता है और आर्थिक नीति अनुशासन की आवश्यकता के बिना या प्रमुख लेनदारों के साथ समन्वित ऋण पुनर्निर्धारण का पीछा किए बिना एक व्यथित संप्रभु को जमानत देता है, तो यह प्रभावी रूप से किक करता है सड़क के नीचे और अंतर्निहित सॉल्वेंसी समस्या को हल करने के लिए इसे दूसरों पर छोड़ देता है। एक बार फिर श्रीलंका को देखिए। लोग वर्षों से अपने कर्ज संकट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्हें चीनी पैसा मिलता रहा, इसलिए चीजें और खराब होती गईं। अब सुधार केवल कठिन और अधिक दर्दनाक होंगे। उन्हें वो पुरानी अभिव्यक्ति सुननी चाहिए थी। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, एक आदमी को एक मछली दो, वो एक दिन के लिए खाता है। एक आदमी को मछली पकड़ना सिखाओ, वो एक क्रूर तानाशाह का ऋणी नहीं होगा। मेरे दादा कट्टर थे। अब आपने सुना होगा कि चीन कुछ अफ्रीकी देशों का कर्ज माफ कर रहा है, लेकिन वे मूल रूप से केवल प्रतीकात्मक हैं। वे छोटे शून्य ब्याज ऋण हैं। चीन कभी भी वास्तविक ऋण राहत प्रदान नहीं करता है, हालांकि पुशबैक है। धीरे धीरे देशों को यह एहसास हो रहा है कि चीनी ऋण आर्थिक आपदा की ओर ले जाते हैं, और आप अधिक आपातकालीन चीनी ऋण प्राप्त करके इसे हल नहीं कर सकते। आईएमएफ श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कई देशों के लिए बेलआउट पर काम कर रहा है। याद रखें, वे चीनी ऋण लेने वालों में से कुछ हैं। और आप जानते हैं कि मैंने पहले कैसे कहा था कि चीन को अपने ऋणों को गुप्त रूप से करने की आवश्यकता है। खैर, अब ऐसे संकेत हैं कि आईएमएफ धन प्राप्त करने के लिए कमजोर देशों से पूर्ण पारदर्शिता पर जोर दे रहा है, तब उन दर्दनाक सुधारों को करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें करने की आवश्यकता होती है, और पैसे के लिए पश्चिम की ओर देखते हैं, तो बहुत सारे गंदे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहस्य उजागर हो जाएंगे। और अब मेरे लिए चीन की बिना सेंसर वाली 50 सेठी सेना के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। ये वे प्रशंसक हैं जो पैट्रियन या स्थानीय लोगों में योगदान करके सीधे हमारा समर्थन करते हैं। आज का सवाल इसी से आता है, स्थानीय लोगों पर आरोप। मैं जो पढ़ रहा हूं उससे यह अधिक से अधिक दिख रहा है कि इस बात की संभावना कम है कि पीएलए बस रोल करेगा और ताइवान को ले जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 3 या 4 आयामी दृष्टिकोण अधिक होने की संभावना है। क्या इसका मतलब यह है कि ताइवान में पूरी तरह से गर्म युद्ध नहीं होगा? बढ़िया सवाल। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान चाहती है, उसके बारे में कोई शक नहीं, और वे इसे जीतने के लिए आवश्यक कुछ भी करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसके बारे में मूर्ख होंगे। अभी कम्युनिस्ट पार्टी जानती है कि वो एक गर्म युद्ध के लिए तैयार नहीं है जिसमें अमेरिका शामिल होगा। आखिरकार रूस, जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक माना जाता है, ने यूक्रेन पर अपने आक्रमण में संघर्ष किया है, और वो अन्य देशों के बिना यूक्रेन की ओर से सक्रिय रूप से लड़ रहा है। ताइवान के लिए एक युद्ध संभवतः जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संभवतः भारत और अन्य यूरोपीय देशों में भी लाएगा। इसलिए पार्टी संभवतः युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। कुछ हफ्ते पहले मैंने इस बारे में एक एपिसोड किया था कि कैसे चीन ताइवान को अनिवार्य रूप से नाकाबंदी करने के लिए अपनी सेना का उपयोग कर सकता है और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए भूखा रख सकता है। चीन चीनी तट के ठीक बगल में स्थित किनमेन के छोटे से द्वीप पर आक्रमण करने की कोशिश कर सकता है। इसके कई निवासी वास्तव में चीन समर्थक कम्युनिस्ट हैं, या वे दक्षिण चीन सागर में ताइवान के द्वीप प्रतास द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। ताइवान की मुख्य भूमि में लाखों लोगों की रक्षा के लिए एक युद्ध निश्चित है, लेकिन यह संभव है कि कुछ लोगों को लगेगा कि दक्षिण चीन सागर में एक छोटा सा द्वीप शायद ज्यादा खून और खजाने के खर्च के लायक नहीं है। फिर आर्थिक जबरदस्ती है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी दशकों से ताइवान पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। तो हाँ, मुझे लगता है कि यह बहुत संभावना है कि पार्टी एक गर्म युद्ध के हर कल्पनीय विकल्प को समाप्त कर देगी, जब तक कि उसे लगता है कि ताइवान की विजय सुनिश्चित नहीं है। जब तक कि निश्चित रूप से पार्टी पतन के कगार पर नहीं है, उस स्थिति में युद्ध केवल वो व्याकुलता हो सकती है जिसकी उसे आवश्यकता है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद अरूबस, और अन्य सभी को भी धन्यवाद जो सीधे पेट्रियन या स्थानीय लोगों के माध्यम से हमारा समर्थन करते हैं। पेट्रियन आपके लिए प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान करने और हमारे साथ बातचीत करने का एक तरीका है। लोकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी मासिक सदस्यता है जो दर्शकों को सीधे हमारा समर्थन करने की अनुमति देती है। लिंक नीचे है।
हम वास्तव में इस शो के लिए मुख्य रूप से दर्शकों के समर्थन पर भरोसा करते हैं। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।